हेलो गाइस, IQ प्लस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 22 और 23 मई के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। गाइस, हमारे द्वारा 18 मई तक करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया गया था। बाकी जो भी 19, 20 और 21 मई के करंट अफेयर्स है उसे हम आपको बाद में प्रोवाइड करा देंगे। तो गाइस चलते हैं, हम बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस मई महीने के किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन है 20 मई, 24 मई, 21 मई या 22 मई। तो गाइज़ हम सभी को पता है कि मई में जो 22 मई आता है उस दिन हम लोग जैव विविधता दिवस मनाते हैं। आइए गाइज़ इसके बारे में और पॉइंट्स को जानते हैं। तो जो पूरे विश्व में हर साल 22 मई को जैव विविधता संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम सभी को पता है कि जो जैव विविधता है हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। हमारे पर्यावरण और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए इसकी काफ़ी ज़रूरत है। इसकी हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं तो ये सबसे पहले केन्या के नैरोबी में 29 दिसंबर 1992 को जैव विविधता सम्मेलन में हुआ था, जिसमें इस दिन को मनाने पर विचार किया गया था। ओके गाइस, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद मतलब कई तरह की कठिनाइयाँ हुई जिसके वजह से इसे 29 मई की जगह 22 मई को मनाने का फ़ैसला लिया गया। ओके गाइस, तो इसे अब 22 मई को मनाया जाता है। और जो इसका सबसे मेन जो उद्देश्य होता है जैव विविधता दिवस को मनाने का जो मेन उद्देश्य होता है वो जैव विविधता के महत्व और उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो भी इम्पोर्टेंस आपको टॉपिक इसमें दिए जाते हैं कृपया आप उसे खुद से एक बार पढ़ लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में सिर्फ इसी से क्वेश्चन आए। हमारा ये सब जो भी पॉइंट होता है ये सब सारे पॉइंट्स हमारे एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे सारे कराने लगूँ तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और आपको बहुत ही बोरिंग फील होगा। सो मैं सारे जो मेन चीज़ें हैं बस उसी पे फोकस करती हूँ। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उस कॉटन मैन का नाम बताइए जिसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है। हमारा इसका जो ऑप्शन है वो है विपुल मणि त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी, अलका मित्तल या सुरेश भाई कोटक। तो गाइज़ इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, सुरेश भाई कोटक के अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद का गठन किया गया है। तो आइए देखते हैं, केंद्रीय मंत्री जो पीयूष गोयल है उन्होंने भारतीय कपास परिषद के गठन की मंजूरी दी है और ये जो कपास परिषद का गठन हुआ है वो श्री सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में हुआ है, जो कि एक बहुत ही बड़े कपास व्यापारी हैं। ओके गाइस, और जो भी परिषद है, एक मिनट गाइस, प्रस्तावित परिषद की पहली बैठक 28 मई 2022 को की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो गाइज़ इसका जो राइट आंसर है वो होगा एंथोनी अल्बनीज़, या हम लोग एंथोनी से इसे याद कर सकते हैं ईज़िली। तो गाइज़ हमें कमेंट में बताइए कि एंथोनी से पहले ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। ओके गाइज़, आइए इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। गाइज़ ऑस्ट्रेलिया का जो ये कंज़र्वेटिव पार्टी था उसको हरा के इन्होंने लेबर पार्टी से विजय हासिल की हुई है। और जो इन्होंने जो यहाँ पे इनका क्या बोलते हैं वोट लेने के लिए जो भी इनका मुद्दा था वो था ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करना और फॉरेन पॉलिसी जो भी था उसको बेहतर बनाना
ये सब इनके मुद्दे थे। और आगे चलते हैं। तो अभी जो हमने आपसे पूछा था कि इस एंथनी से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन थे, तो गाइज़ स्कॉट मॉरिसन वहाँ के प्रधानमंत्री थे। अभी वो जो स्कॉट मॉरिसन है वो टोक्यो में एक समिट हो रहा है ऑस्ट्रेलियन लीडर का जो भी हो रहा है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो अब उनको वापस आना पड़ेगा, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने भी पार्टिसिपेट किया है। ओके गाइज़, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ उनके बारे में डिटेल्स दी हुई है गाइज़। चलिए, जो ऑस्ट्रेलिया में जो भी इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो एक प्रेफरेंस सिस्टम पे होता है गाइज़। हम लोग के इंडिया में क्या होता है कि जो भी हमारा होता है वो हम लोग जाते हैं और किसी भी एक अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट दे के चले आते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि प्रेफरेंशियल सिस्टम है, मतलब कि वहाँ पे हम जब वोट देने जाएंगे तो सबसे पहले कहेंगे कि मेरे 1 नंबर के पे मैंने इनको प्रेफरेंस दिया है, फिर 2 नंबर के मेरे ये प्रेफरेंस पे रहेंगे, 3 नंबर पे ये रहेंगे। तो गाइज़ ऐसे ही करते करते जो भी कैंडिडेट 50% वोट गेन कर लेता है वही वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है। और जब तक कोई भी कैंडिडेट 50% नहीं गेन करता तब तक ये वोटिंग सिस्टम चलते रहता है। और गाइज़ वहाँ पे भी जो वोट देने का एज है, जो एलिजिबिलिटी है, वो 18 ईयर्स है। तो जो भी 18 ईयर्स ओल्ड हैं पर्सन है, उनको वोट देना एकदम कंपलसरी होता है गाइज़। अगर वो वोट नहीं देते हैं तो उनके ऊपर फ़ाइन लग जाता है, और फ़ाइन जो लगता है वो लगता है $20 का फ़ाइन लग जाता है गाइज़। तो वहाँ के सभी लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट से डिजिटली कनेक्टेड होते हैं, इसलिए अगर वो वोट नहीं देते हैं तो डायरेक्ट उनके घर पे ही जो भी चालान होता है वो पहुंच जाता है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती वोट देने के लिए ले जाना पड़े। वहाँ पे सभी व्यक्ति अपना वोट देने के लिए खुद ही रजिस्टर करते हैं और अपना वोट देते हैं। नहीं तो पता है भाई, नहीं तो उनको चालान लग जाएगा। किसे शौक़ है बिना मतलब का पैसे वेस्ट करने का। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री अश्विनी वैष्णव ने किस स्थान पर हस्तशिल्प और हस्तकरघा क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र और IT सक्षम उस्मायन केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है पणाजी, लेह, जम्मू या कारगिल। गाइस तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, लेह लद्दाख। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से NDB की 7वीं वार्षिक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक की गई? तो ऑप्शन है वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव या निर्मला सीतारमन। तो जो NDB की 7वीं वार्षिक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक हुई है उसे निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया। गाइस आइए देखते हैं। जो भी ये इससे पहले तो हम देखते हैं ये इस पेज पे आते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के भारतीय गवर्नर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने न्यू दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी 7वीं वार्षिक बैठक को अध्यक्षता की है। इस बैठक में ब्राज़ील, चाइना, रसिया और साउथ अफ्रीका के राज्यपाल भी शामिल थे, और साथ ही में जो नए सदस्य बने हैं बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात। इसके अलावा भी एक सदस्य जो कि पराग्वे बना हुआ था शायद, वो मतलब कि उसने भी इसमें पार्टिसिपेट शायद नहीं किया, लेकिन नया सदस्य वो भी बना था। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व चैम्पियनशिप, सॉरी गाइज, पराग्वे या उरुग्वे एक बना था। आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी इस पर कंफर्म नहीं हूँ। उरुग्वे या फिर पराग्वे NDB का नया जो सदस्य बना था वो भी था। बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे, आई थिंक सो। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व चैम्पियन मैग्नस
कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं को भारत के किस शतरंज खिलाड़ी में 3 महीने के अंदर दूसरी बार हरा दिया है? तो जो मैग्नस है वो विश्व के बहुत शतरंज खिलाड़ी हैं सबसे बड़े, और वो नॉर्वे के हैं। उनको भारत के किस खिलाड़ी ने हराया है? तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। जो भारतीय ग्रैंड मास्टर है आर प्रज्ञानंद, इन्होंने इस साल में दूसरी बार मैक्सन को हराया है, और अभी तक और इनकी जो एज है वो मात्र 16 साल है। इस तरह से ये पूरे दुनिया इनके कारनामे से हैरान है गाइस। और इनका जो भी, और अब ये जो चेसेबल मास्टर टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो दूसरे दिन बाद कार्लसन 15 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पे है। प्रज्ञानंद जो है वो 12 अंकों के साथ 5वें स्थान पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेट जियो ने किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो गाइज़ इसका जो ऑप्शन है वो है माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, कंचनजंगा या माउंट अल्पास। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज़ वो होगा माउंट एवरेस्ट। नेट जियो ने माउंट एवरेस्ट पे सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन को स्थापित किया है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में बड़ा चैप्टर पेजेस हो जाते हैं, इसलिए आंसर इधर उधर हो गया, तो आप ध्यान दे देंगे इस बात पे। आइए देखते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ जानते हैं। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। समुद्र सतह से जो इसकी ऊंचाई है वो 8,848 मीटर यानी 29,029 फुट की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ओके गाइस। और तिब्बत में चोमोलुंगमा और नेपाल में सागर माथा के नाम से इसे जाना जाता है। साथ ही यह चीन और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेपाल और चीन यानी कि तिब्बत वाला जो एरिया है वहाँ पे स्थित है। जो इसका 1856 में ब्रिटिश इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वे में एवरेस्ट की ऊंचाई को 29,002 फुट यानी 8,840 मीटर बताई गई थी। इसे पीक 15 नाम दिया गया था उस टाइम में गाइस। फिर जो ब्रिटिश सर्वेरियर एंड्रयू वान ने सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस चोटी का नाम एवरेस्ट रखने का पेशकश किया था। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022 यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 में भारत को कितना एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है 50.55 बिलियन डॉलर, 30.57 बिलियन डॉलर, 83.57 बिलियन डॉलर या फिर 70.30 बिलियन डॉलर। तो गाइज़ इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है यानी 83.57 बिलियन डॉलर। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो इसमें देखेंगे कि 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई हमारे पास है इस वर्षों के। चलिए आगे देखते हैं। हमारे देश में जो भी एफडीआई है वो सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आया है गाइस। इससे पहले 2020-21 में एफडीआई इनफ्लो 81.97 अरब अमेरिकी डॉलर था। भारत में निवेश करने वाले प्रमुख निवेशक देशों के मामले में सिंगापुर 27% यानी कि अकेले एफडीआई में हमारा जो सिंगापुर है वो 27% योगदान करता है गाइस, वो पहले स्थान पे है। और जो सेकंड स्थान पे है वो अमेरिका है जिसका परसेंटेज है 18 यानी 18%
के साथ ये दूसरे स्थान पे है, और उसके साथ ही तीसरे स्थान पे 16% के साथ मॉरिशस है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि FDI क्या होता है। गाइस देखिए, FDI का मतलब होता है किसी भी हमारा कोई भी इंडियन कंपनी है, उसमें अगर कोई भी विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी या पर्सन अगर इन्वेस्ट करता है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। गाइस यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। गाइस अब चलिए, ये जो FDI होता है वो 2 तरह का होता है, एक ग्रीनफील्ड निवेश और एक पोर्टफोलियो निवेश। ओके, तो ये जो होता है, इसके तहत जो ग्रीनफील्ड निवेश होता है, इसके नियम के तहत दूसरे देश में एक नई कंपनी की स्थापना की जा सकती है। और जो पोर्टफोलियो निवेश होता है, पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत किसी भी विदेशी कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं या फिर उसके स्वामित्व वाले विदेशी कंपनी का अधिग्रहण किया जाता है। ओके गाइस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गिफ्ट सिटी में कौन सा बैंक अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइज़ जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी गाइज़, यहाँ पे गलती से मैंने ऑप्शन नंबर सी लिख दिया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा। तो आप PDF पढ़ते टाइम पूरा अच्छे से ध्यान देंगे। ओके गाइज़, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये NDB का लोगो है। देखिए, जो NDB है वो क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा किया है गिफ्ट सिटी में। NDB की जो स्थापना है वो ब्रिक्स देशों यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने की थी। ओके, इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई में है। जो बैंक है ये औपचारिक रूप से जुलाई 2015 में खोला गया था, और इसका क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए NDB के निर्णय की सराहना करते हुए गिफ्ट सिटी के प्रबंधक निदेशक जो MD कहलाते हैं, वे समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO तपन रे ने कहा कि एक महत्वपूर्ण सफलता है जिससे शहर को वैश्विक रूप से पहचान मिलेगी। ओके गाइस, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, किसके द्वारा UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की गई है? ऑप्शन है रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप या पिरामल ग्रुप। तो गाइज जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी अडानी ग्रुप के द्वारा UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी को हासिल किया गया है। ओके, चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह खोजने की योजना बनाई है? ऑप्शन है इंडिया, अमेरिका, चाइना या रसिया। तो गाइज जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी चाइना। चाइना है वो रहने योग्य ग्रह खोजने का योजना बना रहा है। ये जो चाइनीज़ जो वैज्ञानिक है वो पृथ्वी से लगभग 32 प्रकाश वर्ष दूर सौर मंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रह का खोज कर रहे हैं। ओके, जो इसका नाम रखा गया है क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेटरी सर्वे, इसका नाम रखा गया है गाइस। यह कि परियोजना का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा जिसे विशेष रूप से सूर्य जैसे सितारों के आसपास रहने योग्य स्थलीय ग्रहों का खोज किया जाएगा। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। जो हमारा अगला है वो देखेंगे कि चीन की जो राजधानी है वो हम सभी को पता है कि चीन की राजधानी बीजिंग है। इसकी मुद्रा है रंगमिनबी और चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म सीसेप्स नाम से करना है? तो इसका ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, केरला या उड़ीसा। तो गाइस जिसका राइट जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरला के द्वारा अपना एक OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस के नाम से स्टार्ट किया जा रहा है गाइस। ये देखिए, ये इसका लोगो टाइप्स है।
आइए देखते हैं आगे। 1 नवंबर को राज्य के स्वामित्व वाला OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा केरल के द्वारा, जो कि जो भी फिल्म प्रेमी यानी कि जो फिल्म देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है या लघु फिल्म या वृत्तचित्रों की एक श्रृंखला को पेश करेगी। ओके, आइए देखते हैं अब आगे। इसका जो नाम रखा गया है गाइस, वो केरल के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री जो साजी चेरियन हैं, उन्होंने इसका नाम सी स्पेस बताया है। तो इसको भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान पर ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है गांधीनगर, न्यू दिल्ली, पटना या भोपाल। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भोपाल में ग्रामीण जनजातीय तकनीकी परीक्षण परियोजना का उद्घाटन किया गया है। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो इसको कमेंट में बताइएगा, और अगर नहीं अच्छा लगे तब भी बताइएगा, ताकि हम लोग इसमें कुछ और भी इम्प्रूवमेंट कर सकें। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 22 मई 2022 को पूरे देश में राजा राम मोहन रॉय की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन है 250वीं, 275वीं, 150वीं या 160वीं। तो गाइस जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी 250वीं। ये रहे अपने राजा राम मोहन रॉय, इनकी तस्वीर है। आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, आप लोग को पता है कि हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक राजा राम मोहन रॉय की 150वीं जयंती मनाएगी। इसके उपलक्ष्य में बहुत सारे जगहों पे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कोलकाता हो गया, सॉल्ट लेक हो गया, इस तरह जगहों पे मनाया जाएगा गाइस। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारे लिए। इनको पुनर्जागरण का जो पिता भी कहा जाता है, या फिर पत्रकारिता का अग्रदूत भी इन राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। हिस्ट्री हम जब पढ़ेंगे तो ऐसा पाएंगे। और जो राजा राम मोहन रॉय है, इनको राजा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी गाइस? हमको ये कमेंट में आप बताइए कि राजा राम मोहन रॉय को राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन का जन्म हुआ था 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में राधानगर गांव में हुआ था। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव में ही हुई थी। बचपन से ही ये काफ़ी मेधावी थे। 15 साल की उम्र तक उन्होंने बांग्ला, पारसी, अरबी और संस्कृत भाषा सीख ली थी गाइस। सोचिए 15 साल की एज में ही इन्होंने 4 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। राजा राम मोहन रॉय ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में नौकरी करते थे, जहां वे जॉन डगबी के सहायक के रूप में काम करते थे। वहाँ के पश्चिमी संस्कृति एवं साहित्य के संपर्क में आए। उन्होंने जैन विद्वानों से जैन धर्म का भी अध्ययन लिया। मुस्लिम विद्वानों की मदद से सूफीवाद की शिक्षा ली। भारत के आधुनिक निर्माता कहे जाते हैं ये, और ये महान समाज सुधारक हैं। इन्होंने सती प्रथा सती प्रथा को ख़त्म किया। गाइज आप हमें ऑप्शन में बताइए कि सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल के समय में ख़त्म किया गया था? राजा राम मोहन रॉय की सहायता से। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे भाई टोटली, और रूढ़िवादी हिंदू परंपराओं के विरुद्ध भी थे। ओके गाइस, तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हसन शेख मोहम्मद को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन है अर्जेंटीना, सोमालिया, फ्रांस या साउथ अफ्रीका। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी सोमालिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक्टिविस्ट सेसिल नजेबेट जिन्होंने 2022 वंगारी माथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड जीता है, वो किस देश से संबंधित है? तो गाइस जो इसका ऑप्शन है वो है इरिट्रिया, केनिया, कॉन्गो या कैमरून। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर डी है, कैमरून से संबंधित है सेसिल। कैमरून की एक्टिविस्ट सेजिल नजदेबेट ने वनों के संरक्षण और जंगलों के आधार पर लोगों को जीवन को बेहतर बनाने में उनके योगदान की मान्यता में 2022 में वंगारी माथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड जीता है। ये पुरस्कार, ये जो वंगाई माथाई पुरस्कार है गाइस, वो वनों पर CPF यानी कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट द्वारा दिया जाता है, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा किया जाता है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सज़ा पाने वाले का नाम बताइए, जिसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 31 साल की उम्र कैद के बाद 18 मई 2022 को रिहा कर दिया गया है। तो ये जो है उनका नाम है AG पैरारीवलन। ओके गाइस, आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। साल 1991 में जो भी राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी एक बम धमाके में, जिसमें कि इनको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था और 31 साल इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। गाइस, इस जो सुप्रीम कोर्ट ने 31 साल बाद इन्हें रिहा कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाने के लिए जज L नागेश्वर राव और BR गवई की बेंच ने सुनवाई किया है। बेंच ने कहा है कि राज्यपाल तमिलनाडु की मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंद है। मतलब कि ये पहले का न्यूज़ थोड़ा सा है, उसको मैंने ही क्लिक किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो 142 अनुच्छेद है आर्टिकल 142 को की शक्तियों को प्रयोग करते हुए इसको किया है गाइस। आइए देखते हैं कि जो AG पेरीरीवलन है वो कौन थे। ये जब राजीव गांधी हत्याकांड हुआ था तो ये मात्र 19 साल के उस समय थे और इन्होंने उस हत्याकांड के मास्टरमाइंड लिट्टे के सदस्य शिवरासन के लिए 2 बैटरियां खरीदी थी। आगे चलिए बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन कौन सा राज्य रहा है? ऑप्शन है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड या कर्नाटका। तो गाइस जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने व्यक्तियों द्वारा आयोजित विदेशी मुद्रा की मात्रा को सीमित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या रसिया। तो गैस जो इसका राइट आंसर है वो श्रीलंका है। हम सभी को पता है गैस कि श्रीलंका में अभी बहुत ही आर्थिक और राजनीतिक संकट चल रहा था, जिसमें से कि वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पूरे कैबिनेट ने इस्तीफ़ा दे दिया था। अभी हाल ही में वहाँ रॉनिल करके एक व्यक्ति हैं जिनको वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। आइए देखते हैं। तो आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा रखने की जो सीमा है उसको $15,000 से घटाकर $10,000 अमेरिकी डॉलर कर दिया है। जो देश में विदेशी मुद्रा संकट की वजह से आज श्रीलंका के पास ईंधन भुगतान के लिए भी पैसा नहीं है। इसी के मद्देनज़र केंद्रीय बैंक ने यह फैसला लिया है। हमारा अगला और सबसे अंतिम क्वेश्चन है, वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? ऑप्शन है गुजरात,
MP, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो गाइस जो राइट आंसर है वो है गुजरात। वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेज़बानी गुजरात के द्वारा किया जा रहा है। तो गाइस हमारा आज का सेशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ वो भी बताइए, अगर पसंद आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो लिंक में हम लोग डिस्क्रिप्शन में हम लोग टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे गाइस, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।